आज हम नेपोलियन बोनापार्ट की हार और उसके जीवन के अंतिम सफर के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नेपोलियन की हार। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम ही यूरोप के लिए भय का पर्याय बन चुका था। हालांकि अब वह युवा नहीं था और न ही उसमें पहले जैसा हौसला व वीरता ही थी, किंतु यूरोप की महाशक्तियां इस बूढ़े शेर को पिंजरे में कैद रखना चाहती थी। जैसे ही नेपोलियन पुनः सत्ता में आया, उसके शत्रु सक्रिय हो उठे। उन्होंने तुरंत नेपोलियन को फ्रांस के शासक पद से उखाड़ फेंकने का निश्चय कर लिया। अपने इसी निश्चय को सफल बनाने के लिए इंग्लैंड ने रशिया की सहायता की और दोनों देश उस बूढ़े शेर का शिकार करने चल पड़े। यह खबर फ्रांस में जंगल की आग की भांति फैल गई। इस मौके पर नेपोलियन के विश्वसनीय जनरल कार्नोट ने उसे सलाह दी, आपको सेना के पूर्णतः तैयार होने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि रूस व ऑस्ट्रिया में से किसी भी सेना जुलाई के अंत तक नहीं पहुंच सकेगी। ब्रिटेन तथा रशिया की सेना अपने मित्र राष्ट्रों की सेनाओं में सम्मिलित होने से पूर्व फ्रांस पर आक्रमण करने का साहस नहीं करेगी। इन 6 सप्ताहों में आप अपनी सेना दोगुनी कर सकते हैं। फ्रांस को सैन्य शिविर में बदला जा सकता है तथा रक्तपात होने से पूर्व पेरिस को पूर्णतः सुरक्षित किले का रूप दिया जा सकता है। नेपोलियन को उसकी सलाह उचित लगी, किंतु उसका विचार था, मैं इतनी लंबी प्रतीक्षा कैसे कर सकता हूँ। मुझे इस लंबे समय की प्रतीक्षा किए बिना ही विजय प्राप्त करनी होगी। नेपोलियन का यह पुराना स्वभाव था कि वह हर कार्य में जल्दबाजी करता था। हमेशा की तरह उसने इस बार भी जल्दबाजी दिखाई और अपनी हार सुनिश्चित कर ली। रशिया ने निश्चित समय पर फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। नेपोलियन ने तुरंत अपने जनरल ने को आधी सेना के साथ युद्ध करने ब्रिटेन के मुकाबले पर उतार दिया। अन्य मार्शलों को तलब करके कहा, फ्रांस का भाग्य तुम्हारे हाथ में है। फिर वह अपने जनरलों व आधी सेना के साथ प्रशिया से युद्ध करने युद्ध भूमि पर जा पहुंचा। उस पर दो तरफा हमला किया गया था। ने अंग्रेजों के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। हालांकि उसने पूरी निष्ठा ईमानदारी से युद्ध लड़ा, किंतु विरोधी पक्ष ज्यादा शक्तिशाली था। उसे विवश होकर पीछे हटना पड़ा। इधर नेपोलियन ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए लिकनी में विजय प्राप्त कर ली। उसका जनरल ग्राउची 30,000 सैनिकों के साथ शत्रुओं से लोहा ले रहा था। फ्रांसीसी सैनिकों का हमला इतना तेज था कि प्रशिया की सेना की पांव उखड़ गए। उसे जान बचाकर भागना पड़ा। नेपोलियन सोचता था कि अब प्रशिया उससे पुनः युद्ध की चेष्टा नहीं करेगा, किंतु यह उसका भ्रम था। पहले भी वह ऐसे ही भ्रम का शिकार हुआ था। फ्राइडलैंड, एस्फाइन, एस्लिंग, तलियोन तथा रूस पर विजय प्राप्त कर उसने खुद को अजेय समझ लिया था, किंतु फिर आर्विस सर आउवेग ने उसे मुंह की खानी पड़ी थी। इसका कारण था सैन्य बल का अभाव। उसने अपनी थोड़ी सी सेना के साथ दो तरफ मुकाबला किया था। एक तरफ 3 महाशक्तियां थी तो दूसरी तरफ 4 महाशक्तियों की संयुक्त सेना। फ्रांस तो पराजय की हुई थी, किंतु विस्मयजनक बात यह थी कि किसी भी देश का सेना नायक यह कहने की स्थिति में नहीं था कि उसने नेपोलियन बोनापार्ट को पराजित किया है। प्रशिया व ब्रिटेन ने मिलकर एक बार पुनः फ्रांस पर हमला बोल दिया। सेना सैलाब की तरह फ्रांस की ओर बढ़ी चली आ रही थी। उसी क्षण नेपोलियन को ख्याल आया कि प्रशिया की सेना का सहयोग मिलने से पूर्व अंग्रेजों की सेना को हराना जरूरी है। कम सैनिक होने के बावजूद नेपोलियन ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपनी घुड़सवार फौज के साथ इंग्लैंड की सेना पर भयंकर आक्रमण किया। इंग्लैंड की सेना के जनरल बुल्लो ने वापसी का मार्ग खुला रखने के लिए तोप का प्रयोग किया, मगर फ्रांसीसी सैनिकों के हौसले बुलंद थी। तमाम जनरल पूरे आत्मविश्वास व मनोयोग से युद्ध कर रहे थे। तोपों के प्रयोग से भी उनके कदम पीछे नहीं हटे। इंग्लैंड की लगभग आधी सेना हार चुकी थी। यह देखकर इंग्लैंड का सेनानायक वेलिंगटन घबरा गया। उसने तुरंत प्रशिया की मित्र सेना को संदेश भेजा,
आपकी सेना के आगे न बढ़ने तथा बिना विलंब किए आक्रमण करने की स्थिति में निश्चय ही हम युद्ध हार जाएंगे। वेलिंगटन का संदेश पाते ही प्रशिया की सेना भी युद्ध मैदान में आ डटी। नेपोलियन के पास मात्र 5,000 सैनिक थे, जिनकी जवान पर अपने सम्राट की जय जयकार के नारे थे। कभी इस जय घोष से पूरा यूरोप कांप उठता था। उसने एक दशक में महाद्वीप पर एक आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त की थी। आज उसके पास केवल टूटी फूटी आशा है। रशिया ने इंग्लैंड के साथ मिलकर फ्रांस की सेना को घेर लिया और भयंकर बमबारी करने लगी। फ्रांसीसी सैनिकों में भगदड़ मच गई। मैदान साफ होने लगा और विपक्षी सेना आगे बढ़ने लगी। उसी समय मित्र राष्ट्रों की तीसरी सेना युद्ध क्षेत्र में आ डटी। 1,20,000 सैनिकों ने एक साथ नेपोलियन की बची खुची सेना पर धावा बोल दिया। अंतिम क्षणों तक हौसला न खोने वाले नेपोलियन को करारी मात मिली। पहली बार उसे युद्ध के मैदान से पीछे हटना पड़ा। उसके साथ मुट्ठी भर सैनिक थे। उनके दम पर ही उसने दुश्मनों का मुकाबला करने का प्रयास किया था, मगर उसका यह विरोध कब तक चलता। शनह शनह उसके सैनिक युद्ध की भेंट चढ़ने लगे। हार कर उसे घुड़सवार तोपचियों के साथ युद्ध के मैदान से भागना पड़ा। मंत्रिमंडल तथा चैम्बर की आपातकालीन बैठक बुलाई गई, जिसमें चैम्बर के सदस्य नेपोलियन के विरुद्ध हो चुके थे। नेपोलियन बची खुची शक्ति एकत्रित कर फ्रांस को बचाने के लिए युद्ध करना चाहता था, किंतु युद्ध मंत्री डाओस्ट ने उसे सशस्त्र सेना देने से इनकार कर दिया। मंत्रिमंडल के सदस्य बूढ़े लाफेटी ने कहा, मैं फ्रांस व शांति के बीच केवल एक व्यक्ति को बाधक मानता हूँ। यदि हम उससे स्वयं को मुक्त कर सके तो हमें मुहमांगी शांति मिल जाएगी। अगले दिन पुनः परिषद की बैठक हुई, मगर मंत्रीगण नहीं पहुंचे थे। तब चैम्बर ने कहा कि मंत्रियों के आने तक नेपोलियन को सिंहासन पर बैठने की आज्ञा नहीं है। नेपोलियन को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। चैम्बर शत्रुओं के सम्मुख शांति वार्ता का प्रस्ताव रखने के लिए नेपोलियन को सिंहासन त्यागने पर दबाव देने लगा। इससे नेपोलियन क्रुद्ध हो उठा। तब प्रतिनिधियों ने चैम्बर में गुप्त मंत्रणा की। उन्होंने बदलते हालात को मद्देनजर रखते हुए नेपोलियन के सिंहासन त्याग को फ्रांस के लिए आवश्यक समझा। उस समय सीएस ने नेपोलियन के पक्ष में कहा, नेपोलियन युद्ध हार गया है। हमें निर्दय शत्रु को अपने देश से खदेड़ने में उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि वही इस कार्य को सही ढंग से अंजाम दे सकता है। यदि शत्रु को परास्त कर वह सिंहासन नहीं त्यागता तो हम उसे फांसी भी दे सकते हैं, मगर आज हमें उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा। फ्रांस के एक प्रतिनिधि ने इस बात का जोरदार खंडन करते हुए कहा, क्या तुम भूल गए उस महाविनाश को जिसमें हमारे बेटों, हमारे भाइयों की हड्डियां तक नहीं मिली। अफ्रीका, टामुस, विस्तुला या रूस में संपूर्ण यूरोप से युद्ध करने की महत्वाकांक्षा से भरे इस व्यक्ति ने देश के 20 लाख लोगों की बलि चढ़ा दी। हम और सहन नहीं कर सकते। चैम्बर की मांग है कि नेपोलियन को सिंहासन से हटा दो। यदि नेपोलियन सिंहासन नहीं त्यागता तो उसे चैम्बर निर्वासित कर देगा। नेपोलियन के विरोध में आवाजें बुलंद होने लगी। नेपोलियन ने दुखी मन से सोचा, मैंने फ्रांस को महान विजय दिलाई है, मगर वे नहीं समझते कि विपत्ति का दिन कैसे सहन किया जाता है। अब फ्रांस के हितों का क्या होगा? अब मैं कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं हूँ। चैम्बर से निरंतर आवाजें उठ रही थी, उसे निर्वासित कर दो। देखा जाए तो यह विगत घटना की पुनरावृत्ति थी। पेरिस के सभा भवन में पुनः पोप निदेशकों की नियुक्ति की गई। ये वही निदेशक थे जिन्हें नेपोलियन के सत्तारूढ़ होने के लिए अपदस्थ किया था। उन्होंने तय किया था कि उन 5 में से ही किसी एक को चुना जाएगा और उसे ही अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाएगा, मगर वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनमें से कौन इस योग्य है जो नेपोलियन से सारे अधिकार छीनकर अपने हाथों में ले सके। इधर जनरल फाउस्ट
वारबोन तथा अन्य गद्दार लोग फ्रांस के सिंहासन पर बैठने की मन ही मन प्रबल इच्छा कर रहे थे। उधर नेपोलियन कह रहा था, मुझे डर है कि किसी मुखिया के न होने से स्थिति बिगड़ जाएगी, मगर मुझे यकीन है कि फ्रांस अपने हित के लिए मेरे सिंहासन छोड़ने के एकमात्र उद्देश्य को कभी नहीं भूलेगा। फ्रांस का राज्य त्याग कर उसने गंभीरतापूर्वक संयुक्त राज्य में शरण लेने का विचार किया और एक युद्धपोत की सरकार से मांग की, मगर सरकार उसे पेरिस से निर्वासन का आग्रह करती है। विवश नेपोलियन ने अपने निष्ठावान साथियों से पूछा, मेरे साथ कौन निर्वासन में चलने को तैयार है। सभी में केवल उसकी माँ उसके साथ चलना खुशी खुशी स्वीकार किया, मगर नेपोलियन अपनी माँ को इस वृद्धावस्था में खतरों से घिरा नहीं देख सकता था। वह निराश होकर सोचने लगा, मैं मंत्री को पेरिस छोड़ने का वचन दे चुका हूँ, मैं रात को चला जाऊंगा, खुद से ऊब हो गई है मुझे, अब फ्रांस व पेरिस के बारे में सोचना व्यर्थ है। उसने अपने सैनिकों से विदाई लेते हुए कहा, सैनिकों, मैं तुमसे दूर रहकर भी तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं सेना की टुकड़ी के एक एक सैनिक से परिचित हूँ। आने वाले समय में तुम सबको अपनी सेना से परिचित करा देना। एक आंधी आएगी और यह गठबंधन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तुम्हारे आक्रमण से ही मैं जान जाऊंगा कि तुम निर्भीक व बहादुर हो। फ्रांस के सम्मान व स्वतंत्रता की रक्षा करना तुम 20 वर्षों से अजय रहे हो, हमेशा अजय ही रहोगे। मित्र राष्ट्रों ने फ्रांस के शांति संधि करने के लिए नेपोलियन की मांग की थी। गद्दार फाउस्ट ने उनकी यह शर्त सहर्ष स्वीकार कर ली थी। जब नेपोलियन को पता चला कि वेलिंगटन ने उसके आत्मसमर्पण की मांग की है तथा इस मांग को उचित मानने वाले प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है, तो वह भौचक्का रह गया। जनरल लोपलेती ने उससे जहाज पर चलने का अनुरोध किया, तो नेपोलियन ने कहा, पहले सरकार से कप्तान को यहाँ से चलने का आदेश दिलवाओ, यह कार्य तो पूर्ण हो चुका है। पहले समुद्री सेना के मंत्री के पास चलो। नेपोलियन ने कहा, वह फाउस्ट की चाल को सफल नहीं होने देना चाहता था, वह संयुक्त राज्य में शरण लेना चाहता था। सचिव ने नेपोलियन से पूछा, हो सकता है कि मित्र राष्ट्र आपको पुनः फ्रांस को सौंप दे, तब आप क्या करेंगे? मेक्सिको में रहना पसंद करूंगा, वहाँ मुझ जैसे बहुत देशभक्त हैं। शायद नेता आपको पसंद न करे, तब मैं कराफस चला जाऊंगा और फिर ब्यूनस आयर्स अथवा कैलिफोर्निया चला जाऊंगा। जब तक मुझे अपने साथियों के अत्याचारों से बचने के लिए आश्रय स्थान नहीं मिलेगा, तब तक मैं समुद्र में अपने बेड़े को आगे बढ़ाता जाऊंगा। यदि मार्ग में अंग्रेजों ने आपको बंदी बना लिया, तो यह जोखिम तो मुझे उठाना ही पड़ेगा। वहाँ की सरकार मेरी शत्रु सही, मगर वह महान राष्ट्र है। वहाँ के लोग योग्य व उदार हृदय है। इंग्लैंड मुझसे अच्छा व्यवहार करेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मैं फ्रांस छोड़कर अपनी इच्छा से अन्यत्र जाना चाहता हूँ। आपको भागना शोभा नहीं देता। कौन भाग रहा है? नेपोलियन ने सचिव को प्रश्न सूचक व चुभती निगाह से देखा। अंग्रेज आपको पहले ही खोजते फिर रहे हैं, सचिव ने कहा। आप बहादुर हैं, अतः आपका अंत श्रेष्ठ ढंग से होना चाहिए। तो क्या मैं कायरों की भांति आत्महत्या कर लूं? नेपोलियन खींचकर बोला, ऐसा तो दुर्बल हृदय व असंतुलित मस्तिष्क के लोग ही करते हैं। भाग्य ने मेरे लिए जो भी नियत किया है, मैं उसे साहसपूर्वक झेलूंगा और अपने जीवन का एक भी दिन अपने हाथों से कम नहीं करूंगा। श्रीमान, मेरे कहने का यह आशय नहीं है, सचिव शांत स्वर में बोला। लेकिन यदि आपको फ्रांस राष्ट्र की सुरक्षा के लिए फ्रांस के शत्रुओं के हाथों में अपनी स्वतंत्रता व जीवन को सौंपना पड़ता, तो क्या होता? बहुत अच्छा होता, लेकिन मैं खुद को कहाँ किसे सौंप रहा हूँ? ब्लूशर को, वेलिंगटन को उनके पास पूर्णाधिकार एवं शक्तियाँ नहीं हैं। वे केवल मुझे बंदी बना लेती तथा फिर फ्रांस व मेरे साथ वह सब करती जो उन्हें ठीक लगता, तो बात कुछ और ही होती। शायद जार ऐसा नहीं करता। तुम रूसियों से परिचित नहीं हो, शायद फिर भी मैं इस विषय पर सोचूंगा। खुद त्याग करना सरल है, लेकिन सवाल यह है कि मुझे इस तरह दुश्मनों को सौंप देने से फ्रांस को क्या लाभ होगा। नेपोलियन का दृष्टिकोण सहज यथार्थवादी था।
प्रायद्वीप में जन्मे इस व्यक्ति ने निर्भीक मन, मस्तिष्क तथा शरीर की अजेय ऊर्जा वास्तव में सराहनीय थी। वह अमेरिका जाने की इच्छा से एक जलपोत में समुद्री यात्रा पर चल दिया। एक बार उसके मन में आत्महत्या का विचार आया था, किंतु फिर उसने खुद अपना वह विचार त्याग दिया। अंतिम सफर। समुद्री यात्रा करते हुए नेपोलियन 3 जुलाई 1815 को रॉकफोर्ट सरमेर पहुंचा, जहां उसका ब्रिटेन के लड़ाकू जहाजों ने रास्ता रोक लिया। हालात के हाथों का खिलौना बना नेपोलियन बोनापार्ट ब्रिटिश कप्तान मेटलैंड के समक्ष आत्मसमर्पण करने को विवश हो गया। नेपोलियन को आशा के विपरीत कप्तान मेटलैंड ने नेपोलियन का जहाज पर स्वागत करते हुए कहा, निर्भय हो जाइए श्रीमान, इंग्लैंड में आपको पूरा सम्मान दिया जाएगा। मुझे विश्वास है, नेपोलियन ने मुस्कुराकर कहा। इंग्लैंड के प्लिमथ बंदरगाह पर पहुंचने तक कप्तान मेटलैंड नेपोलियन से ससम्मान बातें करता रहा। आने वाले खतरों से अनजाने नेपोलियन उस अनजाने वक्त प्रसन्नचित्त था, किंतु जब वह बंदरगाह पर पहुंचा तो अपनी वस्तुस्थिति का आभास हो गया कि वह इंग्लैंड का कैदी है। पूरे 10 दिन तक नेपोलियन को बंदरगाह पर खड़े जहाज में नजरबंद रखा गया। इंग्लैंड सरकार से नेपोलियन को ऐसी उम्मीद नहीं थी, किंतु वह कर भी क्या सकता था। उसने खुद को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। 10 दिन बाद इंग्लैंड सरकार ने नेपोलियन को सेंट हेलेना भेजने का निर्णय सुना दिया। जैसे ही नेपोलियन को यह समाचार मिला कि उसे सेंट हेलेना भेजा जा रहा है, तो उसे बड़ा पछतावा हुआ। वह जानता था कि सेंट हेलेना एक वीरान स्थान है, जो जहरीले कीट पतंगों, जंगली जानवरों तथा दूषित जलवायु वाला अंधकारमय द्वीप है। इंग्लैंड सरकार ने एक डॉक्टर, 3 सहायक तथा 1 सेवक नेपोलियन के लिए वहां नियुक्त किए थे। पिंजरे में बंद शेर की भांति नेपोलियन को सेंट हेलेना के अंधेरे माहौल में भेज दिया गया। वह द्वीप बहुत छोटा तथा खतरनाक जंगली जानवरों तथा दलदलों से भरा था। वहां घुड़सवारी कर पाना असंभव था। घुड़सवारी के शौकीन नेपोलियन का वहां दम घुटने लगा। इंग्लैंड की सरकार ने उसे इतना कठोर दंड दिया था कि जिससे वह न तो मर सकता था और न ही जी सकता था, किंतु पल पल मौत के निकट होता जा रहा था। इतनी भयावह सजा की उसने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। इंग्लैंड सरकार ने उससे भयभीत होकर ही उसे इतना कठोर दंड दिया था। सेंट हेलेना द्वीप में नेपोलियन प्रकृति की कठोरता तथा प्रतिकूलता को झेलता हुआ शनह शनह मौत की तरफ कदम बढ़ा रहा था। वहाँ के जहरीले कीट पतंगों के काटने से उसके शरीर में बीमारियों के जीवाणु फैल गए थे। अपने मृत्यु से खबरदार नेपोलियन तेजी से अपना इतिहास लिखने में जुटा हुआ था। मन ही मन उसे इस बात का भारी पछतावा था कि वह शहीदों की तरह युद्ध भूमि में क्यों नहीं मरा। नेपोलियन को जिगर की बीमारी हो गई थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त डॉक्टर पूरे मनोयोग से उसकी सेवा में लगा था, किंतु नेपोलियन ने उसकी सेवा लेने से स्पष्ट मना कर दिया। वह इस बात से झुंझला रहा था कि जब ब्रिटेन सरकार उसे तरपा तरपा कर मारना चाहती है, तो उसकी चिकित्सा कराने का ढोंग क्यों कर रही है। वहां रहते हुए भी नेपोलियन अपने पुत्र को नहीं भूला था। वह अंतिम समय तक उसे एक नज़र देखने के लिए तड़पता रहा। मृत्यु से पहले उसने अपनी माँ, भाई तथा पुत्र के नाम वसीयत भी लिखी थी। वह 1815 में सेंट हेलेना लाया गया था और 1821 में उसने अपना जन्मदिन मनाया। तब वह पूरे 52 वर्ष का हो चुका था तथा उसे सेंट हेलेना में रहते हुए 6 वर्ष बीत चुके थे। उसकी बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उसकी हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि उससे पानी भी नहीं पिया जाता था। अपने जीवन में 60 युद्धों को जीतने वाला महान योद्धा एक भयानक रात में अंतिम बार बरबराया। फ्रांस सेना जोसेफिन। एकाएक वह इस तरह बरबराता हुआ बिस्तर पर से उठ बैठा और निकट बैठे अपने सेवक मांथोलोन को कसकर पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि वह सेवक सहायता के लिए चीख भी न सका। नेपोलियन की गिरफ्त से छुड़ाने के लिए सहयोगी आर्मबोर्ड को बराबर वाले कमरे से आना पड़ा। नेपोलियन बुखार से भीषण रूप से तप रहा था।
उसे सरसाम नामक रोग हो गया था। उसी दिन सुबह 5 बजे यूरोप के इस महानायक फ्रांस के तानाशाह ने भौतिक शरीर त्याग दिया। आज नेपोलियन बोनापार्ट के अंतिम सफर के साथ ही यह नेपोलियन की जीवन गाथा समाप्त होती है। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।